Hello friends, I'm Anjani from Kids Class channel and today I'm again discussing about History Chapter 2 Nationalism in India. So let's start. तो फ्रेंड्स वी आर स्टार्टेड विद रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में देख लिया था कि गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो इसीलिए जब ब्रिटिशर्स को गुस्सा आया तो उन्होंने भी हमारे अगेंस्ट में कुछ एक्ट पास किए, जिसमें से एक एक्ट था रॉलेट एक्ट, जिसे हम लोग ब्लैक लॉ भी कहते थे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावर मिल जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को और वो कुछ भी कर सकती थी। तो ये जो लॉ था वो उन्होंने अपने जज की तरफ से पास कराया था, जिससे कि वो ये कर सकते थे कि जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हम लोगों के रेवोल्यूशनरीज करते थे तो उनको वो बिना किसी ट्रायल के 2 इयर्स के लिए जेल में रख सकते थे और वो ये भी नहीं बताते थे कि आपकी क्या गलती है। सो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में अपना रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया, जिससे कि रॉलेट एक्ट को अपोज किया जा सके। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह क्या था। तो देखिए ये फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह था, यानी कि पूरे देश से अलग अलग स्टेट से लोगों ने इस रॉलेट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था और ये हुआ था हमारा 6 अप्रैल 1919 को। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था ये हुआ था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था अपनी हड़ताल से। देखिए इसमें ये हुआ था कि ट्रेन भी नहीं चल रही थी और जितनी भी वर्कशॉप्स थी वो भी बंद कर दी गई थी इंडिया में। वर्कर जो थे वो स्ट्राइक कर रहे थे रोड्स पे और वो रैलीज भी निकाल रहे थे। सो जो ब्रिटिशर्स थे वो डर गए थे कि कम्युनिकेशन भी हमारा डिस्ट्रॉय ना हो जाए। कम्युनिकेशन डिस्ट्रॉय होने का मतलब वो ये कह रहे थे कि जब रेलवेज वगैरह बंद हो जाएंगे तो हम लोग अपना जो गुड्स का प्रोडक्शन है वो कैसे करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने अमृतसर में पंजाब से अपने जो हमारे लीडर्स थे उनको उठाना चालू कर दिया, यानी कि वो जेल में डाल देते थे लोगों को जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करते थे। तो गांधी जी हैज बैंड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली और उन्होंने गांधी जी को भी दिल्ली में एंटर करने से बैन कर दिया। सो अब हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने रॉलेट सत्याग्रह के अगेंस्ट में क्या किया। तो देखिए 10 अप्रैल को अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था, जिसपे कि ब्रिटिशर्स ने फायर कर दिया। देन पीपल ने भी एजिटेटेड होके उनके बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पे हमला कर दिया। तो देखिए ब्रिटिशर्स ने मार्शियल लॉ अप्लाई किया, जिससे कि आर्मी को बहुत ज्यादा पावर मिल गई थी और उसके हेड जो थे वो थे जनरल डायर। और 13 अप्रैल को हमारे यहाँ हुआ था जलियांवाला बाग अमृतसर में, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैसाखी का मेला देखने आए थे और वहां पे उन लोगों ने इतने सारे लोगों को गोलियों से मार दिया था। तो जब जलियांवाला बाग की न्यूज स्प्रेड हुई थी तो पीपल्स एक जगह रोड पे इकट्ठे हुए और उन्होंने स्ट्राइक किया। और तो क्लसेस विद पीपल उन्होंने पुलिस के साथ भी क्लसेस कर दिए और बिल्डिंग्स पे भी अटैक कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने भी उनके अपोजिशन में बहुत ब्रूटल रिप्रेशन किया था, जैसे कि उनकी न्यूज को रब कराया था और पीपल्स को भी लेट के रोल करने पे बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया था और उन्होंने लोगों को फोर्स किया कि वो उन्हें सैल्यूट करें और उन्होंने बॉम्ब से हमला कर दिया था हम लोगों के ऊपर। तो गांधी जी ने देखा कि जो सत्याग्रह आंदोलन है हमारा वो पीसफुल प्रोसेशंस नहीं हो रहे हैं, उसमें उसमें वायलेंस हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने कॉल ऑफ कर लिया अपने मूवमेंट को। So friends, we are discuss गांधी जी थिंक टू लॉन्च अदर बिग मूवमेंट। तो जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया तो उन्होंने सोचा कि हमें कोई बड़ा मूवमेंट करने की जरूरत है। तो उन्होंने सोचा कि कोई भी बड़ा मूवमेंट करने के लिए पहले हम लोगों को हिंदू और मुस्लिम को एक करना होगा। तो हम लोग जो हिंदू लोग थे वो चाहते थे स्वराज और जो मुस्लिम लोग थे वो चाहते थे कि हमारे टर्की के जो किंग है वो फ्री हो जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब
टर्की को हरा दिया था, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो उनके किंग थे टर्की के कैलीफेट, जिनकी मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उन पे वो बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटी लाने वाले थे। तो इसीलिए मुस्लिम चाहते थे कि हमें भी खिलाफत इश्यू के अगेंस्ट में कोई ना कोई रिवॉल्ट करना है। तो मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई गई, जिनके दो मुस्लिम लीडर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। सो गांधी जी सक्सेस टू ज्वाइन हिंदू एंड मुस्लिम, तो गांधी जी ने वहीं से हिंदू और मुस्लिम को ज्वाइन करने का इरादा बना लिया। और सितंबर 1920 में कांग्रेस सेशन भी हुई कलकत्ता में, जहां पे गांधी जी ने अपने और भी लोगों को मना लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो वहां से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या क्या हुआ था। तो जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि महात्मा गांधी ने सिर्फ नॉन कोऑपरेशन नेम ही क्यों चुना, तो वो इसलिए क्योंकि नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स की हम कोई भी बात नहीं मानेंगे, उनकी लॉस को फॉलो नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम लोग अपने जो टाइटल्स हैं उन्हें सरेंडर कर देंगे, और गवर्नमेंट अवार्ड को भी सरेंडर कर देंगे, और जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको बायकॉट कर देंगे। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा सप्रेस अगर किया हम लोगों को, तो हम लोग फिर से सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चालू करेंगे। और इन समर 1920 गांधी जी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो 1920 की बात है जब गांधी जी और शौकत अली टूर कर रहे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जिससे कि वो अपने सपोर्ट को बढ़ा सकें, जिससे कि उनका मूवमेंट और ज्यादा बड़ा हो सके। तो फिर इंडिया में नेशनल कांग्रेस भी पहले मान नहीं रही थी हमारे सपोर्ट के लिए, बिकॉज वो इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि इलेक्शंस आने वाले थे। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग पावर में आ जाते हैं तो हम लोग ब्रिटिश की जो क्रुएल्टी है उसे खत्म कर सकते हैं, और जो ब्रिटिश अपने लॉज को तोड़ती रहती है उसे भी हम लोग सुधार सकते हैं। तो गांधी जी ने भी कहा अपने बचाव में कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए भी हम लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट इकट्ठा करेंगे अगर, तो उससे भी हमें बहुत ज्यादा आजादी मिलने की चांसेस हैं। तो हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ और कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। तो देखिए जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसके डिफरेंट स्टैंड्स थे। जैसे कि मिडिल क्लास ने भी टाउन में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जो थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस ही छोड़ दिए, और टीचर्स और हेडमास्टर ने भी गवर्नमेंट जो थी सर्विसेज उनसे रिजाइन कर दिया। लॉयर ने भी अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी, और जो काउंसिल इलेक्शंस हो रहे थे उसमें से भी उन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। लेकिन सिर्फ मद्रास में ऐसा नहीं हुआ था। और फॉरेन गुड्स जो थे उनको भी बायकॉट कर दिया गया, यानी कि ब्रिटेन से जितने भी गुड्स होंगे उनको हम लोग नहीं बाय करेंगे। लिकर शॉप जितनी थी, यानी कि जो शराब की शॉप्स थी, उनको भी बंद कर दिया गया। तो नाउ वी डिस्कस रिजल्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन। तो हम लोग देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था उसके क्या क्या बेनिफिट्स रहे। तो देखिए फॉरेन गुड्स जो आते थे या क्लोथ्स आते थे ब्रिटिश से, वो सारे हाफ हो गए। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने भी रिफ्यूज कर दिया ट्रेड करने से फॉरेन गुड्स का। और प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, यानी कि हाथ से बनाने वाले कपड़े। और महात्मा गांधी जी जो चरखे से कपड़े बनाते थे उनका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, जिससे कि हम लोग स्वदेशी चीजें खरीदने लगे। सब हम लोग देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाउन्स में कैसे स्लो हो गया। देखिए खादी क्लोथ्स जो थे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, तो जो पुअर पीपल्स थे वो खादी क्लोथ्स को बाय नहीं कर पाते थे, यानी कि जो हमारे इंडिया में क्लोथ्स बनते थे वो बाय नहीं कर पाते थे, तो उन्हें फिर से फॉरेन गुड्स ही बाय करना पड़ा। और लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस के कारण फिर से लोगों को अपनी जो ब्रिटिशर्स की जॉब थी वो करनी पड़ी। स्टूडेंट्स और टीचर जो थे उन्होंने भी गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस ज्वाइन कर लिए। लॉयर्स ने भी फिर से गवर्नमेंट कोर्ट्स को ज्वाइन कर लिया।
क्योंकि अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थे इंडिया में। तो इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।